नमस्कार, आसान लाइव में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। राज्य बजट 2021-22 को अधिक समावेशी और आमजन की आशंकाओं के अनुरूप बनाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्री बजट संवाद बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। इसके तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विभिन्न वर्गों से बजट पूर्व संवाद कर रहे हैं। वहीं पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो रही इस बैठक में राज्य बजट से संबंध में सुझाव भी यहां पर लगातार मांगे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य स्तरीय कर परामर्शदात्री समिति की भी यहां पर बैठक ली है। बैठक में पीएचईडी मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला और उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा, मुख्य सचिव निरंजन आर्य, प्रिंसिपल सेक्रेटरी अखिल अरोड़ा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव कुलदीप रांका सहित वित्त कर विभाग के आला अधिकारी इस दौरान इस बैठक में मौजूद रहे। वहीं बैठक में विभिन्न औद्योगिकी और साथ ही व्यावसायिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ में भी चर्चा कर आगामी बजट को लेकर यहां पर सुझाव लिए गए हैं। साथ ही 6 फरवरी को दोपहर 12 बजे गैर सरकारी संगठनों, सिविल सोसाइटी और साथ ही उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ और शाम को 4 बजे किसानों, पशुपालकों, डेयरी संगठनों के पदाधिकारियों के साथ में जनजातीय क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ में बजट को लेकर मुख्यमंत्री संवाद करेंगे। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 10 फरवरी से आहूत होने जा रहा है और उससे पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट पर सुझाव लेने के लिए बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। इसी के चलते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज पहले दिन राज्य स्तरीय कर परामर्शदात्री समिति की बैठक ली, जिसमें औद्योगिक संगठनों, व्यवसायियों को बुलाया गया। इसमें सीआईआई, फिक्की, साथ ही होटल एसोसिएशन और टूर एसोसिएशन के पदाधिकारी भी शामिल रहे। इसके बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिलाओं, युवाओं और प्रोफेशनल के साथ में बैठक करी। इसी प्रकार से 6 तारीख को भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अलग अलग वर्गों से संवाद करने का कार्यक्रम है, जिनमें पशुपालक, डेयरी से संबंधित जो लोग हैं वो भी आएंगे। इसके साथ ही सिविल सोसाइटीज के लोग भी इसके अंदर शामिल रहेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन सुझावों के जरिए ये तय कर लेना चाहते हैं कि प्रदेश के आम बजट में आम लोगों को किस तरह की राहत दी जानी चाहिए और उसी के मुताबिक ये बजट तैयार किया जाएगा। कैमरामैन सुरेश कुमार गोयल के साथ नीरज शर्मा, न्यूज इंडिया, जयपुर। जयपुर से दौसा जाते समय आगरा रोड पर आपनो रिसोर्ट दयारामपुरा में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने यहां पर भव्य स्वागत किया है। इस दौरान सचिन पायलट ने किसानों के साथ चाय भी पी है और किसानों की यहां पर समस्याएं सुनी है। तो वहीं पर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसी दौरान ब्लॉक अध्यक्ष शंकर शर्मा, सुवालाल शर्मा, जिला उपाध्यक्ष चिरंजी लाल शर्मा, प्रकाश महावर सहित सैकड़ों कार्यकर्ता इस दौरान यहां पर मौजूद रहे। घटनाक्रम सामने आया 26 जनवरी को, वो निंदनीय है। मैं समझता हूँ उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। किसी व्यक्ति ने या संगठन ने कभी इस हमारे तिरंगे की या अपने देश की शान बांध पर कभी अगर आग उठाई है, उस पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन उसके बहाने से किसानों पर केस करना, उनको अरेस्ट करना, उनको तंग करना, उससे लोग बहुत आहत हैं। और पूरे देश में, बात सिर्फ एक राज्य की नहीं है, सभी किसान और मैं कहता हूँ हर भारतीय चाहता है कि तीनों कानूनों को वापस लेना चाहिए। दौसा में संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वावधान में किसान महापंचायत आयोजित की गई है, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से पारित कृषि बिलों का जमकर विरोध किया गया। इस दौरान किसानों ने सचिन पायलट को लकड़ी से निर्मित हल भेंट कर किसानों की लड़ाई में साथ देने का आभार जताया। वहीं पर दौसा शहर के व्यापारियों ने भी महापंचायत के समर्थन में यहां पर बाजार बंद करके रखे हुए हैं। सभा में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के अलावा विधायक मुरारी लाल मीणा, विधायक जुयार खटाना, विधायक हरीश मीणा, विधायक पीआर मीणा सहित पायलट खेमे के 8 विधायकों ने इस दौरान यहां पर महापंचायत में हिस्सा लिया। पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर किसानों के साथ वो खड़े रहे। आज हमने प्रस्ताव पारित किया है कि तीनों काले कानून केंद्र सरकार वापस ले। मुझे पूरा विश्वास है कि किसानों का जो शांति प्रिय आंदोलन है वो मुकाम तक पहुंचेगा और केंद्र सरकार अपने तीनों काले कानून वापस लेगी।
राजस्थान में आरएलपी किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर मार्च निकाला गया, तो साथ ही आरएलपी सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल से दिल्ली में विजय चौक पर न्यूज इंडिया के ब्यूरो चीफ प्रशांत शर्मा ने किसान आंदोलन पर उनसे खास बातचीत करी। बेनीवाल ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के बयान का भी विरोध किया। क्या कुछ बातचीत की गई, उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल मेरे साथ मौजूद हैं। आज राजस्थान में इनका ट्रैक्टर मार्च निकल रहा है, उनसे जानते हैं ट्रैक्टर मार्च के बारे में। बेनीवाल जी, ट्रैक्टर मार्च के बारे में क्या बताएंगे? देखिए, ट्रैक्टर मार्च हमारा पहले से घोषित कार्यक्रम था और आज 30,000 से ज़्यादा ट्रैक्टर 33 जिला मुख्यालयों में जोरदार ढंग से ट्रैक्टर मार्च शांतिपूर्वक तरीके से निकल रहा। तीनों हमारे विधायक और पार्टी के पदाधिकारी हैं। देश में चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए आरएलपी पार्टी लगातार देश का शायद पहला दल है जिसने अकाली दल के बाद एनडीए भी आरएलपी पार्टी ने छोड़ा। और मैं खुद 26 जनवरी को भी मानेसर तक ट्रैक्टर चला के लाया था। 12 दिसंबर को बड़ा कूच किया जब ये हाईवे जाम हुआ दिल्ली जयपुर का, और 26 दिसंबर को 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने कूच किया था। और देश के इस किसान आंदोलन को मजबूती देने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी शुरू से इन तीनों कृषि बिलों का विरोध कर रही है। और आज इसी कड़ी में ये ट्रैक्टर मार्च हमारा राजस्थान के अंदर, कल जो चक्का जाम है इसको भी हमने समर्थन दिया है। अच्छा, संसद में आप शुरू से विरोध करते हैं, चाहे बजट भाषण हो, अब आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे भी आज तो विरोध ही करेंगे, आज विरोध करेंगे और सब लोगों से बात करेंगे एक बार बैठ के आगे के लिए सोमवार से क्या होगा। बाकी आज भी हमारा विरोध ही रहेगा कि पहले किसान की बात करें, तीनों कृषि बिलों के बारे में आश्वस्त करें कि तीनों कृषि बिल सरकार वापस ले रही कि नहीं ले रही, क्या है इनका स्टैंड क्लियर होना चाहिए। पहले किसान पे चर्चा और उसके बाद दूसरी बात हो। अच्छा, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने आज एक बयान दिया है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? उनका बयान गलत है। वो अगर कह रहे हैं कि एक स्टेट का आंदोलन है, अगर वो ये कह रहे हैं कि इसमें राजनीति हो रही, तो हम तो राजनीति नहीं कर रहे इसके अंदर। हम तो एनडीए के साथ ही थे। जब वोट लिए थे तो आरएलपी और बीजेपी ने मिलकर ही वोट मांगे, अकाली और बीजेपी ने मिलकर मांगे। एनडीए के बहुत से दल थे जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी सत्ता के अंदर आई। इस तरह परिवार का कुनबा बिखर गया और धीरे धीरे सब अलग चले जाएंगे तो 24 में वापस नहीं आएंगे बयान देने के लिए। अच्छा, विदेशी लोग लगातार ट्विटर पे एक्टिव हैं, चाहे ग्रेटा थनबर्ग हो, अमांडा हो, ट्वीट कर रहे हैं, आप उस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, विदेशी ताकतों की साजिश यहाँ कोई भी कामयाब नहीं होगी। ये आंदोलन किसानों का आंदोलन है। हमें किसी की आवश्यकता नहीं है दूसरे लोगों की कि यहाँ हमें मदद करें। हम किसान हैं, किसान के बेटे हैं। जो दिल्ली के चारों तरफ का इलाका आंदोलन कर रहा है वो 1000 साल से आंदोलन नहीं कर रहा है। इसलिए अगर विदेशी ताकतें कोई साजिश रची तो उसका देश की सरकार जांच कराए, और अगर कोई बदमाशी करा तो उन पर कार्रवाई हो। किसान इससे दूर है, किसान का कोई लेना देना नहीं किसी से। ये थे हनुमान बेनीवाल जो कह रहे थे कि किसान विदेशी ताकतों से दूर है, ये किसानों का आंदोलन है और सरकार जांच करा ले, लेकिन किसानों की बात माने तब तक संसद नहीं चलने दी जाएगी। कैमरामैन अंकुश के साथ प्रशांत शर्मा, न्यूज इंडिया, दिल्ली। देश भर में कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध बढ़ता जा रहा है, तो वहीं पर एनडीए की सहयोगी रही आरएलपी ने भी अब केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर मोर्चा खोल रखा है, जिसको लेकर आरएलपी संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल कृषि बिलों के खिलाफ हुंकार भर रहे हैं। इसी के तहत कृषि बिलों को वापस लेने की मांग को लेकर शुक्रवार को प्रदेश में सभी जिला मुख्यालयों पर आरएलपी की ओर से ट्रैक्टर मार्च यहां पर निकाला गया है। राजधानी जयपुर की बात करें तो यहां पर भी आरएलपी कार्यकर्ताओं ने सैकड़ों ट्रैक्टरों पर सवार होकर नारेबाजी करते हुए ये ट्रैक्टर परेड निकाली है। 200 फीट बाईपास से शुरू हुई ये ट्रैक्टर परेड एलिवेटेड रोड होते हुए विधायकपुरी थाने के सामने से कलेक्ट्रेट यहां पर पहुंची है, जहां पर कानूनों की वापसी की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री हनुमान जी बेनीवाल जी साहब के निर्देश के अनुसार पूरे राजस्थान में प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर के ऊपर किसानों के सम्मान में आज ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया है। और केंद्र सरकार से मांग है कि जो काले कानून है उनको वापस ले, और जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पीछे नहीं हटेगी। और राजधानी स्थित रोडवेज के जयपुर डिपो के बाहर में राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन की ओर से एक दिवसीय धरना प्रदर्शन यहां पर किया गया है, जिसमें रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी और साथ ही चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों को याद दिलाने के लिए जल्द ही सिविल लाइंस फाटक तक रैली निकाली जाएगी। इस दौरान फेडरेशन के महामंत्री की ओर से बताया गया है कि लंबे समय से रोडवेज कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर मंत्री सीएमडी रोडवेज सभी को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से हमारी मांगों पर विचार भी नहीं किया गया। यदि जल्द ही हमारी मांगों को नहीं माना गया तो आने वाले दिनों में विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव यहां पर किया जाएगा।
अवैध संचालन है निगम के बस अड्डों के आसपास से, वहाँ से उनको दूर किया जाए। और भी सही बहुत सारी मांगे हैं, उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए एक दिवसीय धरना है। और इसी क्रम में हमारा 19 मार्च को जो है वो प्रदेश स्तरीय रैली जो है वो सिंधी कैंप से रवाना करके मुख्यालय और सिविलियन फाटक पर आयोजित की जानी है। उसमें हमारे प्रवास कार्यक्रम जो हैं वो 20 फरवरी से जो है चालू हो जाएंगे पूरे प्रदेश के। विशेष रूप से आज के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा। राजस्थान में 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं पर कांग्रेस नेता प्रताप पूनिया ने अपने क्षेत्र चूरू जिले के सुजानगढ़ में होने वाले उपचुनाव को लेकर जीत का दावा किया है। आपको यह भी बता दें कि मंत्री मास्टर भंवर लाल मेघवाल के निधन के बाद में सुजानगढ़ सीट खाली हो गई है। वहीं पर राज्य में हुए निकाय चुनाव में कांग्रेस को मिली सफलता को लेकर कांग्रेस नेता प्रताप पूनिया ने खुशी जाहिर करी है। निकाय चुनाव में प्रताप पूनिया ने पीसीसी का कंट्रोल रूम का प्रभार संभाला है। काम तो राजसमंद में किया है कि कई सालों बाद में हमारा कांग्रेस का बोर्ड बना है, तो हमारा आस ये है कि हम अपने राजसमंद में हमारी विधानसभा चुनाव जीत जाएंगे कांग्रेस की। दूसरा, मेरे क्षेत्र सुजानगढ़ है जहाँ उपचुनाव है, उसमें हमारा नगर परिषद का बोर्ड बन गया और वोटों का जो आंकलन हमने देखा है उसमें कांग्रेस को ज़्यादा बहुमत मिला है। तो हमारा ये आंकलन है कि हम वो भी उपचुनाव निकाल लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अलवर की बात करते हैं जहां पर वैक्सीनेशन अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है। राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने सबसे पहले टीका लगवाकर इस अभियान का शुभारंभ किया। आपको यह भी बता दें कि अब तक चिकित्सा कर्मी और फ्रंट लाइन वॉरियर्स के 25,000 से अधिक कर्मचारियों को वैक्सीन यहां पर लगाई जा चुकी है। तो वहीं पर दूसरे फेज में राजस्व, पुलिस और अन्य कर्मचारियों को मिलाकर 6,000 कर्मचारियों का टीकाकरण यहां पर होगा। इस दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि मैं खुद कोरोना पॉजिटिव रह चुका हूं, लोगों को इस बीमारी से निजात दिलाने के लिए मैं सभी को प्रेरित कर रहा हूं। मैंने आज टीका लगवाया, मुझे बहुत खुशी हो रही है। कुछ लोगों को मैं बात करता हूं तो मन में कुछ भय है, कुछ डर रहे हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ पीएमओ साहब ने टीका लगवाया था, देन फिर सीएमएचओ साहब ने भी टीका लगवाया। सारे हमारे जो जितने भी डॉक्टर साहिबान हैं, नर्सिंग स्टाफ है, उन सब ने टीका लगवाया हुआ है। हमें टीका ज़रूर लगवाना है और मैं हाई रिस्क वाले या सीनियर सिटीजन्स को भी रिक्वेस्ट करूँगा और हमारी जो एजेंसी में जो लोग बचे हुए हैं उनको टीका ज़रूर लगवाना चाहिए। एक संदेश देना चाहिए कि जान है तो जहान है। यदि हमारी जान ही नहीं है, सुरक्षित नहीं है, तो हम फिर जहान कैसे देख पाएंगे, लोगों के लिए अच्छा कैसे कर पाएंगे। तो हमें ये तय करना है कि प्रत्येक व्यक्ति को टीका जरूर लगवाना है, अपने आप को सुरक्षित करना है, अपने परिवार को सुरक्षित करना है और राज्य को मजबूत करना है। निर्भर भारत के तहत भारत में बनी कोविड वैक्सीन को लेकर जहां केंद्र और राज्य सरकार मिलकर वैक्सीनेशन अभियान चला रही हैं, वहीं हमारे यहाँ सब प्रथम चिकित्सा कर्मी और फ्रंटलाइन वॉरियर की लग चुकी है। आज हमारे यहाँ जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने कोवैक्सीन लगवाई है। उनसे साझा करते हैं किस तरह के अनुभव हैं और क्या रहा, जानने की कोशिश करते हैं। जी सर, आज आपने कोविड वैक्सीन लगवाई है, कैसा महसूस कर रहे हो, क्या संदेश दे रहे हैं? मैं कोविड का टीका लगवाने से पहले भी बहुत प्रसन्न था, उत्साही था कि मुझे टीका लगवाना है। आज मैंने यहाँ अपने जनरल हॉस्पिटल में आकर के सीएमएचओ साहब, पीएमओ साहब के साथ एक्चुअली आके मैंने अपना टीका लगवाया है। टीका लगवाने के बाद भी मैं जैसा पहले था वैसा ही महसूस कर रहा हूँ, बल्कि और मैं एनर्जाइज महसूस कर रहा हूँ और मुझे बेहद खुशी हो रही है कि आज मैं टीका लगवा करके मेरे एक्चुअली इम्यून सिस्टम को और मजबूत कर पाऊँगा। मैं ज़िले की सेवा और अच्छे से कर पाऊँगा। जब मैं सुरक्षित ही नहीं होऊंगा तो सेवा कैसे कर पाऊँगा, क्योंकि कोरोना के बीच में हमने काम किया है। इसको मैं एक्चुअली इस दौरान मेरे भी कोरोना हुआ, मेरे परिवार के भी हुआ। मेरी माँ इस कोरोना के दौरान चली गई थी। जब मैं छुट्टी से वापस आया तो बीच में वापस मुझे पब्लिक के बीच में रहा। मैंने कभी पब्लिक से कोई दूरी एक भी दिन नहीं बनाई। कुछ लोग अखबार नहीं पढ़ते हैं, कुछ लोग कागज़ के हाथ नहीं लगाते हैं, कुछ लोगों ने बीच में कागज़ के हाथ लगाना बंद कर दिया था। ये कहा स्टाफ को देके जाइए। उस वक्त भी हम लगातार पब्लिक के बीच में थे, उनके दुख दर्द को समझ रहे थे
और लगातार मैं पब्लिक के बीच में रहा हूँ और आज जो टीका लगवाया इससे मेरा उत्साह भी बढ़ा है, मेरा आत्मविश्वास और बढ़ा है और निश्चित रूप से जब मेरे कोरोना नहीं होगा तो मेरा परिवार भी सुरक्षित रहेगा और मैं जनता की सेवा और अच्छे से कर पाऊंगा। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं इस वक्त। अभी तक राज्य सरकार की ओर से फ्रंटलाइन वॉरियर के 25,000 लोगों के लग चुकी है। वहीं दूसरा निर्देश है कि अपने जो कार्मिक हैं, राजस्व कर्मी और बड़े जो फ्रंटलाइनर हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, क्या कहेंगे उनके लिए? देखिए, हमारे प्रशासनिक अधिकारी भी लगातार लगवा रहे हैं और कल हमारे रेवेन्यू का डे था तो उसमें 90% से अधिक लोगों ने स्वेच्छा से टीकाकरण करवाया है और जो कुछ बचे हैं वो भी अपनी स्वेच्छा से और टीकाकरण करवाएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे भी अनुरोध करना चाहूँगा कि उनको शहर टीका लगवाना चाहिए। इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, अभी तक पूरे देश में कोई साइड इफ़ेक्ट इसके नज़र नहीं आए हैं और निश्चित रूप से 28 दिन के बाद में मुझे दूसरा टीका भी लगवाना है। उसके 14 दिन बाद में मेरा इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप हो जाएगा और कम से कम 1 साल के लिए मैं इस कोरोना से बचा रह सकूँगा। ये थे हमारे साथ जिला कलेक्टर नन्नूमल पाडिया। उन्होंने कहा टीकाकरण से एक अच्छा कार्य होगा, वहीं इस कोविड बीमारी को विदा किया जाएगा। कैमरा पर्सन लक्ष्य खत्री के साथ स्वदेश कपिल, अलवर। जोधपुर नगर निगम दक्षिण के बोर्ड की बजट बैठक का आयोजन शुक्रवार को महापौर वनीता सेठ की अध्यक्षता में आयोजित किया गया और इस बजट बैठक को लेकर शुक्रवार को नगर निगम के ठेकेदारों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए यहां पर नारेबाजी करी। इस दौरान ठेकेदारों का कहना है कि पिछले 1-1.5 साल से विकास कार्यों के बकाया भुगतान अभी तक नहीं किए गए हैं, जिससे घर का गुजारा चलाना भी अब हमारे लिए मुश्किल हो गया है। वहीं पर ठेकेदारों ने कहा है कि अब नगर निगम के कोई भी कार्य नहीं करेंगे जब तक कि उनका पिछले का बकाया उन्हें भुगतान नहीं किया जाता। वहीं पर इस प्रदर्शन को लेकर नगर निगम दक्षिण की महापौर ने कहा है कि पेमेंट पूर्ववर्ती निगम बोर्ड का है। अब पहले नगर निगम का एक हुआ करता था, अब नगर निगम के 2 पार्ट कर दिए गए हैं। इस वजह से ये परेशानी आ रही है। जल्द ही सरकार से बजट की मांग कर इन ठेकेदारों के बकाया भुगतान कर दिए जाएंगे। ने मिलके ये आह्वान किया है कि हम जोधपुर के विकास कार्य बंद करेंगे और निविदाओं का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि हमारा पिछले 2 सालों से ना तो भुगतान हो रहा है, ना हमारे बिल पास हो रहे हैं। सर, हमारे काफ़ी बिल पड़े हैं जो हमारे आयुक्त महोदय के कक्ष में पड़े हैं, काफ़ी समय से पड़े हैं। उनमें कुछ लकूना लगा के अकाउंट में भेजा जा रहा है और उनको फुटबॉल बनाया जा रहा है। किसान आंदोलन के समर्थन में आरएलपी के कार्यकर्ताओं ने सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर ट्रैक्टर रैली यहां पर निकाली है, जहां पर रैली उद्योग विभाग के कार्यालय के पास से शुरू होकर पुलिस लाइन से शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर समाप्त हुई है। इस दौरान आरएलपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से पारित कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है। उन्होंने कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की। किसान आंदोलन के समर्थन में और तीनों कृषि कानूनों के बिलों के खिलाफ ये ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर, बाइक और डीजे की धुन पर ये रैली निकाली है। ये किसान राष्ट्रीय शराबबंदी आंदोलन की अध्यक्ष पूजा छाबड़ा किसान आंदोलन के समर्थन में कोटपूतली पहुंची है, जहां पर उन्होंने प्रेस वार्ता कर किसान आंदोलन का समर्थन किया और केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की यहां पर मांग करी है। उन्होंने कहा है कि 26 जनवरी को लाल किले पर हुई घटना बेहद निंदनीय है। किसी भी व्यक्ति को तिरंगे के अपमान की परमिशन नहीं मिल सकती। देश का अन्नदाता सड़कों पर है, सरकार उनको लगातार नजरअंदाज कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार और किसान संगठनों को आपस में बात कर इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए। जो हमारा अन्नदाता है वो सड़कों पे बैठा हुआ है। ये जो 3 जो काले कानून आए हैं उसके खिलाफ बैठा हुआ है। आज शराबबंदी आंदोलन की राष्ट्रीय अध्यक्ष नाते पूरे संगठन की तरफ से आज उनके समर्थन में आए हैं। उनको जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ उनका सहयोग भी करेंगे और आपके माध्यम से केंद्र सरकार से निवेदन भी करने आई हूँ, उनसे अपील भी करना चाहती हूँ कि जब हमारा अन्नदाता इन 3 कानूनों को मानता नहीं है और वो चाहते हैं कि इसको रद्द किया जाए तो उनको रद्द भी करना चाहिए।
राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2016 के रिक्त पदों पर रिजल्ट और साथ ही वेटिंग लिस्ट जारी करने के साथ ही समान भर्ती समान नियम लागू करने की मांग को लेकर 1 फरवरी से धरना शुरू किया गया है, जो शुक्रवार को भी लगातार जारी रहा। इस दौरान आयोग के बाहर दिए जा रहे धरने पर बैठे बेरोजगार अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन करते हुए सरकार को चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द मांगों को पूरा किया जाए। पूरा नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहीं पर सोमवार को रैली निकालकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी जाएगी। लिहाजा आरपीएससी प्रशासन ऑर्डर रिलीज कर अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द राहत दे। चलिए अजमेर की बात करते हैं, जहां के ब्यावर की सिटी थाना पुलिस ने 3 महीने पुराने पॉक्सो एक्ट मामले में एक महिला सहित 3 युवकों को यहां गिरफ्तार किया। वहीं पर गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में न्यायिक अभिरक्षा में भिजवा दिया गया। जानकारी के मुताबिक मयूर कॉलोनी निवासी पिता ने अपनी नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर ले जाने और दुष्कर्म करने का मामला सिटी थाने में दर्ज करवाया था, जिसके बाद में पुलिस की टीम ने कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कोविड वैक्सीन टीकाकरण के तीसरे चरण में भीलवाड़ा जिले के नगरीय निकायों के अधिकारियों और सफाई कर्मचारियों का टीकाकरण यहां किया गया है, जिसकी शुरुआत नगर परिषद आयुक्त दुर्गा कुमारी ने पहला टीका लगवाकर करी। झुंझुनू जिला कलेक्टर यूडी खान ने शुक्रवार को बीडीके अस्पताल का निरीक्षण किया है और इस दौरान उन्होंने बीडीके अस्पताल में बनाए गए कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का भी यहां पर दौरा किया और अब तक किए गए वैक्सीनेशन के बारे में समीक्षा करी है। उनके साथ में सीएमएचओ डॉक्टर सीएल गुर्जर भी वहां पर मौजूद रहे। इस मौके पर कलेक्टर यूडी खान ने कहा कि सूचीबद्ध कार्मिकों को यहां पर वैक्सीनेशन देने का काम चल रहा है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई कोताही ना हो। साथ ही ये सुनिश्चित किया जाए कि वैक्सीनेशन के बारे में सभी जानकारी समय रहते सूचीबद्ध तरीके से सभी कर्मचारियों को उपलब्ध करवाई जाए। चलिए फिलहाल राजस्थान लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।